Hello everyone. Today we continue to this chapter chemical kinetics, and today start new topic zero order reaction, derivation of zero order reaction. तो zero order reaction के व्यंजक की व्युत्पत्ति, हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और इसका जो है आपका डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन मेथड। किससे हम लोग करेंगे? समाकलित 10 समीकरण की सहायता से, जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दोनों का डेरिवेशन कंप्लीट करना है। और इसी में हाफ लाइफ पीरियड्स के लिए कैलकुलेशन, यानी हाफ लाइफ पीरियड्स में जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये आज का अपना टॉपिक है। तो ओके गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो ए रिएक्शन is called zero order reaction if the rate is not depend upon the concentration of molar concentration or concentration of reactant। मतलब कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, वो अपना क्या कहलाता है? आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो सपोज एक जनरल हम लोग लेते हैं, आर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये जैसे आपका रिएक्टेंट है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में। तो जब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपका जीरो ऑर्डर के लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? तो हम लिख रहे हैं क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। बट ये किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट मीन्स पावर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज ज़ीरो। सो द वैल्यू ऑफ R नॉट पावर ज़ीरो इक्वल 1। सो माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो जैसे dx अपॉन dt हमने लिखा था, तो r जो है आपका रिएक्टेंट के लिए है, तो हम x के जगह पे r भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस dx इक्वल k इंटू dt। सो dx इक्वल माइनस के इंटू डी टी। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड ऑब्टेन हो गया। अब मैंने पहले ही बताया है कि इसको हमको करना किससे है, तो इसको हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम बोथ साइड में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग, नाउ द अप्लाइंग integration of both side of this reaction, side of reaction, integration of dx is equal to integration minus k into dt। अब इसके बाद dx, तो ये सिंबॉलिक है, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो x इक्वल माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt t प्लस i। हियर i इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। देन इफ, अब यदि मान लीजिए क्या है अपना T,
टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन में है जब आपका टाइम क्या है 0. व्हेन द t इक्वल 0, सो x मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x नॉट initial concentration of reactant. Now the substituting the value of t and x in equation number 3rd, so we obtain in the place of x we write x naught equal minus k into in the place of t we write 0 plus I, so x naught equal I. ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 4. The value of equation number 4 in putting in equation number 3rd. So we obtain x equal minus kt plus x naught. In the place of I we write x naught, मतलब I के जगह पे हमने क्या किया, x naught को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया, यानी रख दिया. समीकरण 3 में समीकरण 4 के वैल्यू को रखा. तो ये माइनस में है, आप इसको ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा आपका अनदर साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे के टी इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स. सो के इक्वल एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन टी. सो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स नॉट माइनस एक्स इंटू टी. अब यहाँ पास देखिएगा x नॉट माइनस एक्स, मतलब ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो इन दोनों का यानी चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसको हम डेल से अगर यूज़ करते हैं तो ये फाइनली वी गॉट k इक्वल डेल एक्स अपॉन टी. यही आपका आ जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन या रेट कांस्टेंट की वैल्यू. ये अपना दर स्थिरांक या जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आपका डेरिवेशन है व्हेन वी यूज़ इंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट मेथड या इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन मेथड. अब इसमें एक बात है कि जो आपका अगर फाइनल हमने इसको जो है अगर हम x से डिनोट करते हैं या फाइनल हमको k इक्वल मिलता है x अपॉन टी, तो इस इक्वेशन को जब हम कंपेरिजन करते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे y इक्वल एम एक्स प्लस सी. अगर इस इक्वेशन के साथ y इक्वल एम एक्स प्लस सी से आप k इक्वल एक्स अपॉन टी को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे केस में व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वी गॉट ए स्लोप. तो ये इनिशियल यहाँ पास स्टार्टिंग पोजीशन में रहेगा आपका रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हाई होगा इनिशियल कंडीशन में, और ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इस क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा. तो ऐसे केस में ये आपको स्लोप ऑब्टेन होगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन मिलती है. सो tan थीटा इक्वल माइनस के, ये ग्राफ प्लॉट होता है व्हेन कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ k इक्वल एक्स अपॉन टी या डी एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन टी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तब. अब इसमें बोलता है अगर मान लीजिए हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट, मतलब अभिक्रिया की दर और सांद्रण के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा जो है जो ये वाला एक्सेस है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का जो एक्सेस है उसके पैरेलल यानी सरल रेखा पर हमको एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी जो ये बताती है कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये आपको इंडिकेट करता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन.
मीन्स जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करोगे, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज़ होता है तो ऐसे केस में आपका रेट जो है वो आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यानी इसके पैरेलल चलेगा, यानी दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक फिक्स टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो इंक्रीज़ होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज़ होगा तो टाइम भी बढ़ेगा, यानी इन दोनों का जो रेशियो आएगा तो रेट आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो रेट आपका फिक्स हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट आएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक समान रेट जो है एक समान रहेगा, केवल चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और चेंज ऑफ टाइम ये दोनों में चेंजिंग आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑलवेज जो है वो यूनिफॉर्म मूव करेगा व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इतना हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट अपना आता है हाफ लाइफ पीरियड्स। हाफ लाइफ पीरियड्स जिसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो हम हाफ लाइफ पीरियड्स को क्या बोल सकते हैं या किसको बोल सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड्स? तो देखिए एक्चुअल में आप देखोगे जो इसका जो नेम है अर्ध आयुकाल, मतलब वह समय अंतराल जिसमें कोई भी अभिक्रिया, चूँकि हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अर्ध आयुकाल वह समय अंतराल जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन आधी पूर्ण हो चुकी हो, यानी हाफ कंप्लीट हो चुका हो, या हम बोले कि हाफ जो है वो लेफ्ट हो यानी बचा हो, या फिर ये बोल सकते हैं कि वह समय अंतराल जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जो है आधा बचा रहता है, यानी प्रारंभिक का आधा बचा हो। तो हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं, द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ life periods when any reaction is the time in which the initial concentration remain half। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन था वो जिस टाइम पर आधा बचेगा, अपने प्रारंभिक का आधा बचा होगा, वो उसका कहलाता है, वो पर्टिकुलर टाइम कहलाएगा उसका हाफ लाइफ पीरियड्स। या ये बोल सकते हैं द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड विच टाइम्स the chemical reaction is half completed, या which time is called half life periods? This time the molar concentration of reactant is just half of initial condition, प्रारंभिक का आधा हो। अब उसके बेस पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम लोग जो है डेरिवेशन देखें, डिराइव करें कि हमको क्या मिलेगा, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक निकालना। तो ये अपना आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल एक्स अपॉन टी। ये आपका रेट कांस्टेंट है यानी दर स्थिरांक हो गया, एक्स जो है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टी आपका टाइम। अब यहाँ पर जैसा कि अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो हाफ लाइफ पीरियड दैट मीन्स टी इक्वल टी हाफ। और क्या बोला कि हाफ लाइफ पीरियड्स क्या है, मतलब वो टाइमिंग है जिसमें क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो आपका एक्स होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्स नॉट का हाफ हो। तो ये आपका एक्स नॉट क्या है, तो ये आपका जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो x क्या है, तो x जो है हाफ लाइफ टाइम में जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। अब इस वैल्यू को जब हम इसमें पुटअप करते हैं सो k इक्वल इन द प्लेस ऑफ x हम लोग क्या राइट अप कर लेते हैं, इन द प्लेस ऑफ x वी राइट x नॉट, इन द प्लेस ऑफ t। अब t के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, t के जगह में हम लोग ले लेते हैं क्या, t हाफ, t हाफ। तो ये जब आपका आ जाएगा x के प्लेस पे आपने लिया x नॉट अपॉन 2, तो x के प्लेस में x नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ। तो इंटू टी हाफ हमको तो चाहिए हाफ लाइफ पीरियड्स। तो जब हम हाफ लाइफ पीरियड्स की बात करेंगे तो इसको सिंपली टी हाफ इक्वल एक्स नॉट अपॉन
2 इंटू के, ये आ जाएगा आपका। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये आपका आया हाफ लाइफ पीरियड x0 इनिशियल concentration of reactant and K is rate constant। तो यही आपका जो वैल्यू है ये आप हाफ लाइफ पीरियड्स के लिए आपका कैलकुलेट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें देखिएगा यहाँ पास कि K क्या है आपका कांस्टेंट है, 2 जो है वो आपका नंबर भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों जो है आपके एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बोलता अगर हम टाइम कंप्लीटिशन में बोल रहे हैं कि अगर टाइम कंप्लीट हो जाए तो ऐसे केस में, तो अगर टाइम कंप्लीट होगा तो ये आपका वही आ जाएगा K इक्वल, तो इसी को ट्रांसफ़र कर देंगे सो T इक्वल x अपॉन K, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू T। ये आपका आ जाता है। अब यहाँ पास एक चीज़ और समझना है, टाइम ऑफ कंप्लीटिशन में जब हम इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पास क्या है, ये एक्चुअल में बोलता है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स T इक्वल x0 माइनस x अपॉन K। अब यहाँ पास जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पास पहुँचेगा जी, तो ये इनिशियल में मैंने पहले बताया है कि इनिशियल में कभी भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में 100% रहेगा। तो फाइनल यानी जब रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऐसे केस में x इक्वल यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज 0, तो x इक्वल 0, सो T इक्वल x0 अपॉन K। ये आता है T टाइम जब कंप्लीट होगा, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली T इक्वल वी ऑब्टेन x0 अपॉन K, दैट मीन्स T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ें हमको मिलती है। तो याद रखेंगे T हाफ इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0, सो T हाफ इक्वल x0 अपॉन 2K। व्हेन वी यूज़ टाइम कंप्लीटिशन मतलब जब कंप्लीट हो जाएगा तो T इक्वल x0 अपॉन K। यही है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड्स ऑफ जीरो ऑर्डर्स के लिए डेरिवेशन। और इसी में हमने पढ़ा समाकलित दर समीकरण के आधार पर दर स्थिरांक के लिए व्यंजक निकाला, किस कंडीशन में, समाकलित दर स्थिरांक में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और उसी में आगे ऐड किया हमने हाफ लाइफ पीरियड और जीरो ऑर्डर। ओके, थैंक यू।